कहते हैं समय बड़ा ही बलवान होता है, उससे बलवान कोई भी नहीं। समय यानी कि वक्त चाहे तो कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे। ऐसी ही एक महिला रहती है जिसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसके कई बच्चे होते हैं। कुछ ही साल बीतते हैं, यानी कि 15 से 18 साल बीतते हैं। बीतने के बाद उसके पति की बीमारियों से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब वह महिला काफी परेशान रहती थी। दरअसल उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके परिवार को चला सके। अब वह अपने बच्चों की जिम्मेदारी को संभालने के लिए, उनको पालने पोसने के लिए रोजगार की तलाश में अपने बच्चों के साथ शहर आती है। और जैसे ही शहर आती है, कुछ ही साल बीतते हैं, उसका कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल इतनी बेरहमी से किया जाता है कि वाकई में उस कत्ल का जब सच सामने निकल कर आता है तो वह बेहद ही शर्मसार कर देने वाला होता है, हैरान कर देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। दरअसल कुछ दिनों पहले कानपुर में एक घटना हुई थी। जब पुलिस ने अपराधी को पकड़ा तो अपराधी ने कहा कि मैंने यूट्यूब की कुछ लोगों की वीडियो देख करके मैंने ऐसा अपराध किया है, तरीका सीखा है। दरअसल उस व्यक्ति ने वीडियो तो लोगों की जरूर देखी होगी, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे तरीके भी उसमें रहते हैं, लेकिन उसने शायद वीडियो का जो कहानी का अंत होता है उसको उसने नहीं देखा था। अगर वह कहानी के अंत को सुनता तो वह ऐसी हरकत नहीं करता। कुछ साथी जो इस तरह की सोच रखते हैं कि वीडियो देखकर, कहानी को देखकर उसमें जो बारीकियां होती हैं, जो कमियां होती हैं जिससे अपराधी पकड़ा जाता है, अगर वह वैसा नहीं करेगा तो वह बच जाएगा। यह उनकी भूल है। कभी भी गुनाह करने वाला बच नहीं सकता है, उसको सलाखों के पीछे जाना ही होता है। और जब सलाखों के पीछे जाता है तो वह जो दाल और रोटी मिलती है बिना मिर्च वाली, वह उनकी इस तरह से नानी याद दिलाएगी, इस तरह से उनके खानदान को याद दिलाएगी कि वह दोबारा जेल से बाहर आने के बाद ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी घटनाओं को करने से पहले 10 बार अपने उस कहानी के अंत को जरूर देखिए और सोचिए कि आपके साथ हत्या करने के बाद आखिर जब आप जेल जाएंगे तो आपके साथ क्या क्या सलूक होंगे, वह वाकई में दर्दनाक होंगे। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में काका देव एक एरिया पड़ता है, कई सारी मशहूर कोचिंगें वहां पर हैं। काका देव के पास ही एक जगह पड़ती है गीता नगर। दरअसल गीता नगर के अंदर ही काका देव कोचिंग है, कई सारे हॉस्टल आते हैं। उसी में एक पीजी हॉस्टल रहता है। उस हॉस्टल में एक महिला जो कि तीसरी मंजिल पर रहती थी, एक दिन उसकी तबीयत खराब होती है और जब उसकी बेटी दूध लेने के लिए बाहर जाती है, शाम का समय रहता है, करीब 6 से 7 बज रहे होते हैं। 14 नवंबर 2023 की, यानी कि पिछले हफ्ते की यह घटना है। बेटी जब दूध लेके आती है तो देखती है कि उसकी माँ नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी हुई है, उसकी हालत काफी खराब है। वह हॉस्पिटल लेकर जाती है, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसकी बेटी को शक होता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके साथ कुछ गलत काम किया गया है, उसका कत्ल किया गया है। पहले तो पुलिस इस चीज को बीमारी बताती है, बीमारी से हुई मौत बताती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें जो खुलासा होता है वाकई में वह चौंकाने वाला होता है। आप पुलिस की जो रिपोर्ट आती है, जो पुलिस बाद में बताती है, इससे पहले कि हम लोग कहानी पर आए, उस महिला के बारे में जिसकी मृत्यु हुई थी उसके बारे में शुरू से कुछ जान लेते हैं। दरअसल जो महिला होती है उसकी शादी हरदोई के बिलग्राम के धर्मपुर नेवादा क्षेत्र में हुई होती है। वहां उसका जो पति होता है, उनके पति का नाम राजेश रहता है। राजेश के साथ वह काफी खुश थी, परिवार काफी हरा भरा था, संपन्न था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उस परिवार में जो राजेश रहते हैं वह परिवार के मुखिया रहते हैं। उनके 4 बच्चे रहते हैं। एक बेटी रहती है शालिनी, जिसका उम्र 16 साल रहता है। एक बेटा रहता है सौरभ, जिसकी उम्र 12 साल रहती है। गौरव रहता है जिसकी उम्र 11 साल रहती है। अब परिवार काफी अच्छा चल रहा था, बच्चे गांव के ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। एक दिन
जो उनके पिता रहते हैं और जो महिला रहती है उनकी पति, जिनका नाम राजेश रहता है, राजेश की हालत खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। अब उनको लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में वो एडमिट रहते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत खराब होने से मृत्यु हो जाती है। अब परिवार पर ऐसी आपदा आ गई थी, ऐसी आफत आ गई थी कि परिवार वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनका आगे क्या होगा। परिवार में मातम फैला था। पत्नी ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर किसी तरह से अपने पति का दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। उसके बाद अब पत्नी के ऊपर, पत्नी का नाम रहता है मंजू, मंजू के ऊपर अब काफी जिम्मेदारियां थी। 4 बच्चे थे, वो भी बच्चे बड़े हो रहे थे। उनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी जिम्मेदारियों को संभाल सके, 2-4 रुपए कमा कर लाकर उन्हें दे सके। अब सारी जिम्मेदारियां एक माँ पर आ चुकी थी। किसी रिश्तेदार के बताने पर वह कानपुर गीता नगर कॉलोनी पहुंचती हैं। वहां एक हॉस्टल रहता है। उस हॉस्टल में वह वार्डन के रूप में काम करना शुरू करती हैं, केयर टेकर के रूप में काम करना शुरू करती हैं। अब उनकी जो बेटी रहती है शालिनी, पास के ही एक स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है। जो बच्चा होता है, एक उनका जो लड़का रहता है गौरव, वह भी पास के ही स्कूल में पढ़ता था। और जो बड़ा बेटा रहता है सौरभ, जिसकी उम्र 12 साल रहती है, वह अपने मौसी के घर, यानी कि उनकी मौसी का नाम ज्योति रहता है, उनके घर वह जाकर पढ़ाई करता था। मौसी जो उनकी थी वीरसिंहपुर पड़ता है, वहीं पर वह रहती थी। उन्हीं के घर रहकर वह अपनी पढ़ाई लिखाई करता था। एक बच्चे की जिम्मेदारी उनकी मौसी ही देखती थी। जो एक और बेटा रहता है गौरव, दरअसल गौरव जो रहता है एक परमार मंदिर पड़ता है, परिसर पड़ता है, उसी के अंदर गुरुकुल से वह जो कहते हैं कि पुरोहित होते हैं, पुरोहित की वह शिक्षा दीक्षा ले रहा था, यानी कि पूजा पाठ करने की विधि को सीख रहा था। अब एक दिन जो महिला होती है मंजू, दरअसल मंजू देवी उस हॉस्टल में कुछ ही पैसे उनको मिलते थे। अब इससे उनका काम चल नहीं पा रहा था। अब वह टिफिन का काम शुरू करती हैं, यानी कि खाना बनाती, उसको पाव भाजी वगैरह पैक करती और किसी से उसको सप्लाई करवाती, किसी हॉस्टल में या फिर किसी दुकान पे। अब इसी बीच एक रिश्तेदार रहते हैं उनके, उन्हीं के कहने पर एक लड़का रहता है अर्जुन। अर्जुन की उम्र 20 से 25 साल रही होगी लगभग। अब उस लड़के को उस अंजू देवी के पास वह छोड़ जाते हैं, यानी कि नौकरी दिला जाते हैं। अब जो अर्जुन रहता है उसी महिला के पास रहता था, वहां वह नौकरी करता था। नौकरी करने के बाद नौकरी इस चीज की थी कि जब मंजू देवी खाना बनाती थी तो वह टिफिन में पैक कर टिफिन को सप्लाई करता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन जो बेटी रहती है, करीब 7 बज रहे होते हैं, शाम का समय रहता है, उनकी माँ की हालत खराब हो जाती है। बेटी किसी तरह से हॉस्पिटल ले जाती है और वहां ले जाने के बाद माँ को एडमिट कराती है। माँ को उलझन होती थी, कुछ अजीब बीमारी थी उनको, जिससे सांस वगैरह फूलती थी, कई तरह की बीमारियां थी। अब वह सही हो जाती हैं, फिर वह अपने कमरे पर आती हैं। और वह कमरा जो होता है हॉस्टल का, वो 3रे मंजिल पर रहती थी, यानी कि 3rd फ्लोर पर रहती थी। चढ़ने उतरने में भी उनको समस्या होती थी। अब एक दिन जब बेटी के घर में अर्जुन उनके माँ के ही कमरे में था और उसके साथ एक दोस्त आता है जिसका नाम चिंटू रहता है और एक और दोस्त रहता है। जब तीनों कमरे में रहते हैं, बेटी भी उसी कमरे में थी। बेटी से माँ कहती है कि बेटा तुम बाहर से दूध लेके आओ, अंकल लोगों के लिए मैं चाय बनाती हूँ। बेटी पहले मना करती है, तभी जो अर्जुन रहता है वह कहता है कि मेरे दोस्त के साथ तुम जाओ और दूध लेके आओ। अब चिंटू और उसका दोस्त अर्जुन साथ में कमरे में रहते हैं और एक लड़का जो कि अर्जुन का ही दोस्त था, वह उस लड़की के साथ, शालिनी के साथ बाहर जाता है मार्केट में दूध लेने के लिए। जब वह दूध लेकर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर से जो मेन गेट होता है वह बंद रहता है। अब वह बेल बजाती है, कई बार आवाज लगाती है, तभी अंदर से कमरे से 3rd फ्लोर से अर्जुन निकल कर आता है, कहता है थोड़ा वेट करो, मैं अभी गेट खोलता हूँ। फिर वह अंदर चला जाता है। करीब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वह नहीं आता है। फिर जो लड़की होती है शालिनी, वह अपने एक गोरखपुर की रहने वाली लड़की रहती है नेहा, उसको, जो कि वहां पर
एक निजी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट रहती है, उसी हॉस्टल में रहती थी। उसको फ़ोन कर बुलाती है और गेट खुलवाती है। गेट खुलवाने के बाद उसके साथ जब वो अपने माँ के यानी कि अपने कमरे के बाहर जाती है, दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है। कई बार ज़ोर ज़ोर से जब आवाज़ लगाती है तो कमरा खुलता है। कमरे से जो अर्जुन रहता है वह अपने दोस्त के साथ बाहर निकलता है और चला जाता है। जब लड़की कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के, कपड़ा कूलर के पास पड़ा हुआ है, कूलर चल रहा था और उसकी माँ वैसे ही पड़ी है, काफ़ी ब्लडिंग हो रही थी। माँ बदहोश हवाल में थी, यानी कि वह बोल नहीं पा रही थी। अब वह कुछ पड़ोसियों को बुलाती है और उनके साथ लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद कुछ ही देर बाद उनकी माँ कोमा में चली जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे मृत्यु होती है, बेटी घबराने लगती है यह बात सुनकर कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। अब उसकी देख रेख कौन करेगा? उसके सर से एक माँ का साया उठ चुका था, पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था। बेटी रोने लगती है। उसकी कुछ दोस्त रहती हैं, जो उसकी दोस्त रहती हैं उसको सांत्वना दे रही थी, चुप करा रही थी। इसी बीच लड़की के फ़ोन से उसके दोस्तों ने उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन किया। जैसे ही लोग आते हैं, लड़की सारी बात बताती है। वह कहती है कि मुझे शक है कि इनका कत्ल किया गया है, इनके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था। परिवार वाले सुनते हैं तो वह पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस डॉक्टर से बात करती है तो बताती है कि यह पहले भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, इनकी हालत हमेशा खराब रहती है, इनको उलझन हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपना कपड़ा उतार कर कूलर के पास रख दिया और कूलर के सामने हवा ले रही थी। इसी बीच इनकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो गई और बीमार होने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब लड़की को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। परिवार वाले यानी कि जो रिश्तेदार थे, एक दो लोग और थे, वह भी लड़की की बातों को सुनकर हैरान थे। घर में चूड़ियां टूटी हुई थी, कपड़े बिखरे हुए थे। जो महिला थी उसकी आंखों पे काले काले निशान थे, शरीर पर भी कई तरह के निशान थे। अब लड़की मजिस्ट्रेट के पास जाती है, पोस्टमार्टम कराने की बात करती है। परिवार वाले जो मजिस्ट्रेट एसडीएम रहती हैं, एसडीएम साहिबा से बात होती है। एसडीएम साहिबा के आदेश पर वहाँ पर उस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है, उस मंजू देवी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का सबको इंतजार रहता है, इसी बीच कई तरह के सवाल रहते हैं। दरअसल वो सवाल यही रहते हैं कि आखिर पुलिस ने तो कह दिया कि उसकी मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन अगर कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति अगर अंदर है तो वह उसके सामने अपना कपड़ा कैसे निकाल सकती है? उस कमरे में अर्जुन भी था, उसके दोस्त भी थे, और बंद कमरे में अर्जुन टिफिन ले जाने वाला व्यक्ति भी वहां क्या कर रहा था? तीसरा सवाल यह रहता है कि अगर हालत खराब थी तो जो अर्जुन रहता है वो अपने साथियों के साथ उस महिला को लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? कई तरह के सवाल रहते हैं। अब कई तरह के सवालों में उलझी हुई पुलिस भी थी और वह अर्जुन भी था। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होता है कि उस महिला के साथ रेप जैसी हरकत की गई, यानी कि दुष्कर्म किया गया है और उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है। अब जब यह सब बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान रहती है। पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। अब वहाँ के जो बड़े अधिकारी रहते हैं फौरन ही उस अर्जुन और उसके साथी चिंटू को गिरफ्तार करते हैं। अर्जुन और चिंटू की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा होता है, जो अर्जुन बताता है, वह बेहद ही परेशान कर देने वाला रहता है, हैरान कर देने वाला रहता है। अर्जुन बताता है कि जब वह कमरे में जाता है तो वह महिला वहाँ मौजूद रहती है और अक्सर कर वह टिफिन का काम करता था, टिफिन लेकर आता जाता था, काफी घनिष्ठ संबंध थे। अब जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ काम करता है तो घनिष्ठ संबंध तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब वह लड़की को किसी बहाने से बाहर भेजता है दूध लाने के लिए और उसकी माँ भी कहती है बेटा तुम दूध लेके आओ, तब तक मैं चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। जब लड़की अपने किसी अर्जुन के दोस्त के साथ बाहर जाती है, कुछ समय बाद जब वो आती है तो गेट बंद रहता है। किसी तरह वो अपने दोस्त को बुलाकर गेट खुलवाती है और जब अपने कमरे में जाती है, काफी चिल्लाने के बाद अर्जुन जो होता है कमरे से बाहर निकलता है और उसके शर्ट पर खून के धब्बे लगे होते हैं और वह वहां से चला जाता है।
जब लड़की अंदर घुसती है तो सारी जो हकीकत थी उसको सामने दिखाई दे रही थी। पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए भेजती है। वहां से चूड़ियां और कपड़े, कई तरह के साक्ष्य जुटाए जाते हैं, सबूत जुटाए जाते हैं, ताकि अपराधी को सजा दिलाने में मदद मिल सके। वह बताता है कि वह जो अर्जुन होता है वह बताता है कि वह उस महिला के साथ संबंध बनाना चाहता था। अब वह महिला उसको मना कर रही थी। मना करने के बाद वह उसके साथ पिटाई करता है और जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि दुष्कर्म भी करता है। और जब वह महिला बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है, वह परेशान करने लगती है, तो वह उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट पहुंचाता है। अब मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूं, आप समझ सकते हैं, लेकिन वह चोट पहुंचाता है इसी से रक्तस्राव यानी कि खून ज्यादा बहने की वजह से उस महिला की मौत हो जाती है। पुलिस दोनों के बयानों को दर्ज करती है, चिंटू और अर्जुन, और लड़की के भी दिए गए बयानों को दर्ज करती है। और अर्जुन और चिंटू और एक जो उसका साथी रहता है जो दूध लेने गया था, वह अभी तक फरार चल रहा है। पुलिस उसकी भी जल्दी धरपकड़ करेगी, पुलिस तलाश में लगी हुई है। और दोनों को पकड़कर पुलिस जेल भेज देती है। धारा 302 और भी दुष्कर्म के कई मामले लगाकर, कई तरह की धाराएं लगाकर वह जेल भेज देती है। अब बात आती है कि पिता का साया तो 2018 में यानी कि राजेश सबका साथ छोड़कर चले गए थे। एक महिला हरदोई की रहने वाली, वह किसी तरह से अपने बेटी और बेटों का पालन पोषण कर रही थी, गरीबी में जी रही थी और गरीबी का दंश झेल रही थी। इसी बीच उसकी मां का भी कत्ल कर दिया जाता है। अब उन बच्चों और बच्चियों का क्या होगा? जो लड़की है 17 साल की शालिनी, 16 साल का लड़का जो है गौरव, सौरभ, उनका क्या होगा? अभी भाई भी इस हालत में नहीं है कि कुछ कमाकर अपने परिवार यानी कि परिवार में अब उसकी बहन बची है, 3 भाई हैं, चला सके। कहते हैं सबका ऊपर वाला है, ऊपर वाला ही सबकी देखरेख करता है। समय है किसी का कभी खराब तो किसी का अच्छा आता है। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है मनोज कुमार जी हैं, बिहार से। इन्होंने कहा है कि बिहार की कहानी लाइए। दरअसल घटनाएं किसी भी प्रदेश में कभी भी हो सकती हैं, और जो घटनाएं मुझे लगती हैं कि आपको सुनानी चाहिए, वाकई में आपको जागरूक करने वाली हैं, तो उस घटनाओं को मैं आपके सामने लेकर आता हूं। नासिर पठान है महाराष्ट्र से, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ जिले से, सुरेंद्र गुप्ता है राजस्थान से, मनोज मिश्रा हैं, मीनू मिश्रा हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी का कभी कभी सवाल रहता है कि आपने सोते हुए कहा, फिर आपने इस तरह की बातें क्यों नहीं की? दरअसल होता क्या है कि शब्द है, एक शब्द के कई मायने होते हैं। आदमी अपने लहजों में समझाने की पूरी कोशिश करता है। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए कई वर्ड, कई शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अपना अपना समझने का तरीका है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। उससे पहले मैं एक शब्द और कहूंगा कि आप लोग जिसको भी, जिन साथियों को कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।